हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे इन सिस्टमिक पैथोलॉजी इज फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी ऑब्स एंड गायनी, उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ना बिकॉज दिस इज अ वेरी क्विक 30-minute समरी ऑफ दैट चैप्टर। नाउ फर्स्ट वी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू सर्विक्स, देन एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड ओवरी। तो सर्विक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पैप स्मीयर। पैप स्मीयर दो तरीकों से किया जाता है गायनी में। एक होता है कन्वेंशनल पैप स्मीयर। कैसे आप पहचानोगे क्वेश्चन से? कन्वेंशनल पैप स्मीयर के लिए ये वुडन स्पैचुला यूज किया जाता है। यहाँ इस वाले पार्ट से सर्विक्स का सैंपल लिया जाता है। आयड स्पैचुला नाम से ये मार्केट में मिलता है। आयड स्पैचुला से सैंपल लेने के बाद जो पूरा सैंपल है वो ऐसे पेंट ब्रश की तरह, वो सारा सर्वाइकल सैंपल और सेल पेंट ब्रश की तरह स्लाइड पे पेंट कर दिया जाता है। तो कन्वेंशनल पैप स्मीयर की जो स्लाइड दिखाई देगी वो इस प्रकार की दिखाई देगी, जिसमें जो पूरा सैंपल है वो स्लाइड पे हर जगह फैला दिया जाता है। पर आजकल एक नई टेक्निक आई है पैप स्मीयर के लिए जिसे बोला जाता है LBC, लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी, जिसमें आपको दिख रहा है कि एक कंटेनर होता है जिसके अंदर एक लिक्विड है और साथ में एक ब्रश होता है। तो अब जो सैंपल आप लोगे वो इस ब्रश से लोगे और इस कंटेनर में डाल दोगे। तो एंड में जो आपको स्लाइड दिखाई देगी वो ऐसे एक गोल तरीके की स्लाइड बन के आती है। तो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी जो होता है वो दो मशीन्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। एक है श्योरपैथ LBC और एक है थिन प्रेप LBC। पहचानने का तरीका, आप स्लाइड में जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर देखोगे। तो श्योरपैथ LBC में छोटा सर्कल बनता है, S फॉर श्योरपैथ, S फॉर स्मॉल। 13 mm के डायमीटर का जो सर्कल होगा वो श्योरपैथ है। और थिन प्रेप LBC में बड़ा वाला सर्कल बनता है, दैट इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 20 मिलीमीटर्स। तो ये है पहचानने का तरीका। अब जब आपने ये स्लाइड्स बना ली हैं तो सबसे पहले आपको स्लाइड पे क्या करना होता है? फिक्सेटिव लगाना होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पैप स्मीयर का जो फिक्सेटिव है वो है 95% इथेनॉल। गायनी की कुछ किताबों में 95% इथेनॉल प्लस ईथर लिखा है, जो कि पूरे तरीके से गलत भी नहीं है, बट जो सिंगल बेस्ट आंसर आप मार्क करके आओगे वो होगा 95% इथेनॉल। तो अब अगर हमने फिक्सेटिव लगा दिया उसके बाद हम पैप स्टेन लगाएंगे। तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि पैप स्टेन में क्या क्या चीजें होती है, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट याद करना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ PYQ। सो पैप स्टेन के लिए आप याद करो होप। होप मतलब P से आप पढ़ोगे कि हम पैप स्टेन निमोनिक पढ़ रहे हैं और इसके अंदर सबसे पहले यूज किया जाता है हीमाटॉक्सिलिन, जैसे कि पैथोलॉजी में हर जगह हीमाटॉक्सिलिन यूज होता है। साथ में यूज होगा OG6। OG6 इज ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर का मिक्सचर, ऑरेंज ग्रीन 6। एंड एंड में यूज करा जाता है EA50। E आई थिंक सबको पता है, ईओसिन। A फॉर एज्योर, EA50। तो इसमें बहुत सारे तरीके की डाइज है जो डाली गई हैं। ईओसिन से तो मुझे याद रहेगा ईओसिन Y, और एज्योर में क्या क्या डाला गया है? लाइट ग्रीन और ब्राउन कलर डाला गया है। तो रिपीटिंग, H फॉर हीमाटॉक्सिलिन, O फॉर ऑरेंज ग्रीन 6, E फॉर ईओसिन एज्योर 50। इसी में बाकी के कलर डाले गए हैं, ईओसिन, ग्रीन, ब्राउन, ये सारे रंग इसी में डाल दिए। दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पैप स्टेन। स्टेन लगाने के बाद अब आप एडिक्वेसी क्राइटेरिया जानना चाहोगे, जो कौन से ग्रुप ने दिया है? बेथेस्डा सिस्टम ने ये एडिक्वेसी क्राइटेरिया दिया है, जिसमें ये बोला गया है कि चाहे आप कन्वेंशनल पैप करो या LBC करो, एंडोसर्वाइकल सेल्स मिनिमम कितने दिखने चाहिए कि आपने ठीक प्रकार से ये टेक्निक करी है। तो मिनिमम 10 एंडोसर्वाइकल सेल्स आपको दिखने ही दिखने हैं। पर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उसका नंबर अलग है। कन्वेंशनल पैप के लिए आपको एपिथेलियल सेल्स दिखने चाहिए 8000 से 12000 पर 10 हाई पावर फील्ड्स, और LBC के लिए आपको एटलीस्ट 5000 से ज्यादा सेल्स दिखने चाहिए पर 10 हाई पावर फील्ड। सो 8K to 12K फॉर कन्वेंशनल, 5K फॉर LBC, बट एंडोसर्वाइकल सेल्स दोनों में क्राइटेरिया 10। अब इनकी फोटोज भी देख लेते हैं। तो एपिथेलियल सेल्स में 3 टाइप के सेल्स आते हैं, SIP। तो लेट अस सी, एपिथेलियल सेल्स मतलब हमारे स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स जो बाहर की तरफ एक्टोसर्विक्स में होते हैं। तो S से सुपरफिशियल, I इंटरमीडिएट, P पैराबेजल। रिमेंबर सुपरफिशियल में सब कुछ PPP चलेगा, मतलब जो सेल्स होंगे वो किस रंग के होंगे, यहाँ पर दिख रहे हैं वो कुछ पिंक पिंक, ऑरेंज पिंक रंग के होंगे। उनका क्या शेप होगा? ऐसा पॉलीगोनल शेप दिखाई दे रहा है। और न्यूक्लियस कैसा होगा? पिक्नोटिक, डार्क कलर का न्यूक्लियस। तो पिंक, पॉलीगोनल और पिक्नोटिक है तो वो सुपरफिशियल सेल है। यही पिंक का अगर आप ब्लू कर दो तो अगर ब्लू कलर के सेल्स दिखाई देंगे तो वो इंटरमीडिएट हो जाएंगे। ये सारे ब्लू कलर के इंटरमीडिएट हो गए। एंड फाइनली अगर आपको एक क्लस्टर में ग्रुप बनाते हुए गोल गोल राउंड सेल्स दिखाई देंगे जैसे कि यहाँ पे, तो इन्हें बोला जाएगा पैराबेजल। तो पिंक वाले हो गए सुपरफिशियल, ब्लू वाले हो गए इंटरमीडिएट, और ग्रुप में जो है वो है
है पैराबेसल, तो ये 8000 होने चाहिए कन्वेंशनल के लिए और 5000 होने चाहिए एलबीसी के लिए। पर एंडोसर्वाइकल सेल्स दोनों में हमें 10 मिल जाए तो हम इसको एडिक्वेट मानते हैं। तो एंडोसर्वाइकल सेल कैसा दिखाई देता है? दो तरीकों से। अगर आप ये पेंसिल इस एंगल से देखोगे तो ये आपको एक टॉल पेंसिल दिखाई देगी। तो अगर हम एंडोसर्वाइकल सेल्स, हम जो हिस्टोलॉजी में पढ़ते आए हैं कि एक्चुअली एंडोसर्वाइकल एपिथेलियम क्या है, कॉल्यूमनर एपिथेलियम है। तो अगर आप इस एंगल से देखोगे तो ये सेल्स ऐसे कॉल्यूमनर दिखाई देंगे, जैसे कि बटरफ्लाई ऑन फेंस अपीयरेंस। तो इसे पिकेट फेंस या बटरफ्लाई ऑन फेंस बोला जाता है। बट इसी पेंसिल को अगर मैं ऐसा एंगल बना के आपको सिर्फ इसका ये वाला पोर्शन दिखाऊं तो आप कहोगे कि ये पेंसिल गोल दिखाई दे रही है। तो अगर आप ऊपर से इन एंडोसर्वाइकल सेल्स को देखोगे, ऐसे की बजाय ऊपर से सिर्फ इतना पोर्शन देखोगे, तो ये एंडोसर्वाइकल सेल्स का हेड है। तो ये क्या अपीयरेंस बन जाएगी? इसे बोला जाएगा हनीकॉम्ब अपीयरेंस। तो दोनों है सेम सेल के लिए देखने का नजरिया अलग अलग है। इसमें बोलोगे पिकेट फेंस और इसमें बोलोगे हनीकॉम्ब अपीयरेंस। तो एंडोसर्वाइकल सेल्स डन। बट पैप स्मीयर जब कर रहे हो तो सर्विक्स के साथ साथ कुछ कुछ तो एंडोमेट्रियल सेल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ऊपर से एंडोमेट्रियल शेडिंग चल रही हो, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा हो जो कि डे 1 to day 5 के बीच में होता है। तो एंडोमेट्रियल सेल्स कैसे दिखाई देते हैं? वो 3D बॉल लाइक क्लस्टर्स में दिखाई देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लस्टर है और बाकी के सेल्स पहचानने की कोशिश करो। पिंक वाला सेल क्या होता है? सुपरफिशियल। ब्लू वाला सेल क्या होता है? इंटरमीडिएट। ये स्क्वामस, ये सर्विक्स के सेल्स थे। ये जो 3D बॉल बनेगी ये एंडोमेट्रियम का सेल है। तो ब्लीडिंग तो पहले 5 दिन होती है, पर ब्लीडिंग खत्म होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि एंडोमेट्रियल सेल्स फिर शेड होना बंद हो जाते हैं। ब्लीडिंग नहीं दिखती, पर एंडोमेट्रियल सेल्स उसके बाद भी शेड होते हैं। डे 6 to day 10 भी एंडोमेट्रियल सेल्स शेड होते हैं। उसे बोला जाता है एक्सोडस। एक्सोडस कैसे पहचानोगे? सेंटर वाला एरिया थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है और लाइट जो पेरिफेरी पर है वो लाइट दिख रहा है। तो ये एक्सोडस होता क्या है? ये भी एंडोमेट्रियल सेल्स ही हैं। बट ये कौन से दिनों में देखे जाएंगे? शेड कब होंगे? डे 6 to day 10। सारे नॉर्मल सेल्स पहचान लिए। अब 5-6 इन्फेक्शंस हैं जो जाननी है। सबसे पहली इन्फेक्शन इज ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, व्हिच एवरीवन नोज के कौन सी अपीयरेंस देखी जाती है? स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। तो अगर आप सर्विक्स को देखो तो ये रेड रेड कलर के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। गाइनी में से एंग्री लुकिंग सर्विक्स, क्योंकि वो लाल लाल रंग से वो एंग्री, गुस्से को डिनोट करने की कोशिश करते हैं, तो एंग्री लुकिंग सर्विक्स भी बोला जाता है। तो अगर ये स्ट्रॉबेरी की तरह दिख रहा है तो स्ट्रॉबेरी के ऊपर हमेशा वो हरे रंग के पत्ते होते हैं। मतलब उससे क्या याद करेंगे कि जहाँ स्ट्रॉबेरी सर्विक्स दिखेगा वहां पे जो ग्रीन कलर होगा, पेशेंट के डिस्चार्ज का कलर इसमें ग्रीन कलर होता है। और अब यही चीज अगर आप पैथ और माइक्रो में देखोगे तो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस या तो पेयर शेप ऑर्गेनिज्म है और साथ में इसमें से आपको फ्लैजिला निकलता हुआ दिखेगा। तो या तो पेयर शेप ऑर्गेनिज्म है या काइट शेप ऑर्गेनिज्म है। बट इतना छोटा सा ऑर्गेनिज्म ढूंढ पाना कई बार गलती, ह्यूमन एरर हो जाता है। पैथोलॉजिस्ट को नहीं दिखा या मिल ही नहीं रहा, तो वो क्या हिंट है जो हमें बता सकती है कि शायद ट्राइकोमोनास है इस पेशेंट में? तो कई बार स्लाइड में ऐसे लंबे लंबे ये धागे दिखाई देते हैं, ये होता है लेप्टोथ्रिक्स। तो जहां पे मुझे ये लंबे लंबे धागे लेप्टोथ्रिक्स दिखने लग जाएगा ना, तो वहां मुझे डाउट खुद ही आ जाना चाहिए कि ट्राइकोमोनास भी होगा, क्योंकि लेप्टोथ्रिक्स और ट्राइकोमोनास बेस्ट फ्रेंड्स है, हमेशा साथ में घूमते हुए मिलेंगे। तो इन दोनों के अपीयरेंस को बोला गया है स्पगेटी एंड मीट बॉल। स्पगेटी पास्ता मतलब स्पगेटी पास्ता की तरह, तो लेप्टोथ्रिक्स होता है वो ऐसे लंबा लंबा पास्ता की तरह दिखता है, एंड जो ट्राइकोमोनास है वो ऐसा पेयर शेप मीट बॉल की तरह दिखता है। तो स्पगेटी एंड मीट बॉल अपीयरेंसेस, लेप्टोथ्रिक्स एंड ट्राइकोमोनास। जब आप माइक्रोबायोलॉजी में जाओगे तो स्पगेटी एंड मीटबॉल अपीयरेंस एक फंगस में भी मिलती है, दैट इज गोइंग टू बी मैलेसीजिया फर। ट्राइकोमोनास पढ़ने के बाद जो अगली है दैट इज कैंडिडा। इजी टू आइडेंटिफाई। पेशेंट को क्या होगा? क फॉर कैंडिडा, क फॉर कर्डी वाइट डिस्चार्ज, एंड साथ में पैथोलॉजी में क्या दिखेगा? क फॉर शीश कबाब इफेक्ट। सो कैंडिडा में कर्डी वाइट डिस्चार्ज, क कैंडिडा, क कर्डी वाइट, क शीश कबाब। तो शीश कबाब जैसे आप एक स्टिक के ऊपर बहुत सारे कबाब के पीसेस लगा के खाते हो, जो कि शायद ये पढ़ने के बाद, आज के बाद खाते टाइम अच्छा नहीं लगेगा, बट वैसे ही जो सेल्स है अगर आप देखो तो वो कबाब के पीसेस की तरह वो सारे सेल्स एक जगह ऐसे लाइन में लग गए। तो कैंडिडा में शीश कबाब अफेक्ट। ओके, कमिंग टू द थर्ड वन, बैक्टीरियल वजाइनोसिस, जो कौन सा ऑर्गेनिज्म कराता है? गार्डनरेला वजाइनालिस। गार्डनरेला वजाइनालिस। और इसके लिए आप कुछ क्राइटेरिया पढ़ते हो गाइनी में, विच इज नोन एज द एम्सेल्स क्राइटेरिया। तो एक्चुअली गार्डनरेला वजाइनालिस होता क्या है? वो एक कोकोबैसिलस होता है। तो अब जहां जहां कोकोबैसिलस चिपकेगा वहां पे कुछ सेल बनेगा। तो सोचो सेल के ऊपर जाके कोकोबैसिलस ऐसे चिपक गया। देखो ये वाला सेल तो कितना क्लीन है, प्रॉपर दिख रहा है, पर ये वाला सेल अच्छे से दिख ही नहीं रहा, क्योंकि
कि इस सेल पे कौन जाके चिपक गया, कोकोबैसिलाई, तो ये मुझे क्लू देगा कि ओ इस पेशेंट में बैक्टीरियल वजाइनोसिस है, तो जो क्लू दे रहा है उसे बोल दिया क्लू सेल। अब ये कोकोबैसिलाई और कहाँ जाके चिपकते हैं, ये बैकग्राउंड में भी जाके चिपक जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बैकग्राउंड में आपने कोई कपड़ा लगाया है, कोई फिल्म लगाई है, तो इससे बोला जाता है फिल्मी बैकग्राउंड। तो बैक्टीरियल वजाइनोसिस में फिल्मी बैकग्राउंड और क्लू सेल्स दिखते हैं, और दोनों का अगर रीजन पूछा गया कि क्यों दिखाई देते हैं तो वो होता है क्योंकि ये कोकोबैसिलाई गार्डनेरेला वजाइनालिस बनाता है। नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन, एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस में हमेशा इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूजर की हिस्ट्री होगी, उन्हीं में एक्टिनोमाइसिस ज्यादा देखा जाता है। एंड एक्टिनोमाइसिस एक्चुअली एक फिलामेंशियस ऑर्गेनिज्म है, धागे की तरह दिखाई देता है। तो यहाँ पे साइड पे अगर आप देखोगे जूम इन करके तो आपको कुछ कुछ ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलते हुए दिखेंगे। कुछ लोगों ने इनको ऐसा अपना इमेजिनेशन के हिसाब से नाम दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि कॉटन के जैसे धागे निकलते हैं वैसा दिखता है, वुल के जैसे धागे निकलते हैं वैसा दिखता है, तो कॉटन बॉल अपीयरेंस, वुली बॉल अपीयरेंस। या फिर कुछ लोग कहते हैं कुछ नहीं, जैसे डस्ट होता है ना, डस्ट पार्टिकल्स, और कुछ कुछ कचरा हो जाता है तो डस्ट बनीज भी बोलते हैं। और साइंटिस्ट का नाम तो भूल नहीं सकते, गुप्ता बॉडीज, ये सब एक्टिनोमाइसिस के ही नाम है। कमिंग टू द फिफ्थ इन्फेक्शन, कोइलोसाइड वर्ड सुनते ही कौन सा वायरस आता है दिमाग में, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो कोइलोसाइड कैसे दिखाई देता है, यहाँ पे हमने क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस सर्विक्स हो गया ना, तो पैप्समियर भी रख लिया सर्विक्स का और बायोप्सी भी रख ली सर्विक्स की, दोनों पे देख लो कि कोइलोसाइड कैसा दिखाई देगा। तो ड्रॉ करो, यूजुअली हम बनाते हैं ऐसा एक पिंक कलर का सेल है ना, और उसमें हम न्यूक्लियस बनाते हैं, बट यहाँ पर जो न्यूक्लियस बना रहे हैं वो थोड़ा अलग सा बना रहे हैं, थोड़ा सा इरेग्युलर सा, जिसे बोला जाता है रेजनॉइड न्यूक्लियस। रेजन यानी कि किशमिश। तो अगर आप किशमिश देखोगे तो वो बहुत पतली सी और अजीब सा, हर किशमिश का एक अलग आकार होता है, अलग एक शेप होता है, तो बिल्कुल न्यूक्लियस भी वैसा ही दिखाई देता है। और न्यूक्लियस के आसपास कोई पिंक कलर का साइटोप्लाज्म नहीं है, न्यूक्लियस के आसपास हमने कहा पेरी न्यूक्लियर हैलो खाली दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये सेल देखो, पहले तो वो किशमिश वाला न्यूक्लियस ढूंढो, देखो ये न्यूक्लियस है, कुछ अलग ही शेप का है, यहाँ पे कुछ अलग शेप का है, यहाँ पे कुछ अलग शेप का है, तो कुछ अलग अलग तरीके के आकार जब न्यूक्लियस ले लेगा तो उसे बोलेंगे हम रेजोनॉइड न्यूक्लियस। और उसके आसपास जो हमें खाली खाली सफेद जगह दिख रही है वो हो जाएगा पेरी न्यूक्लियर हैलो, तो इसे बोलते हैं कोइलोसाइटी। बायोप्सी पे देखा यही चीज, पैप्समियर पे देख लो, ये हो गया वो डार्क वाला न्यूक्लियस, तो डार्क वाला न्यूक्लियस मतलब वो रेजोनॉइड न्यूक्लियस, उसके आसपास जो एरिया है वो हल्का सा व्हाइट दिखाई दे रहा है, तो ये पूरे सेल्स बने हमारे कोइलोसाइट। और जो इन्फेक्शन है वो है एचपीवी। तो ये 5 इन्फेक्शन हमने कर ली, बट पैप्समियर करने का सबसे मेन रीजन तो था कैंसर पकड़ पाना। कैंसर को पकड़ने का स्क्रीनिंग टेक्निक होता है। तो कैंसर कैसा दिखाई देता है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स को पकड़ना है तो पैप्समियर पे दिखेंगे टैडपोल सेल। टैडपोल कैसा दिखाई देता है, टैडपोल अगर कभी गूगल करोगे तो उसका एक बहुत बड़ा सर होता है और एक बहुत पतली सी पूंछ होती है, तो टेल इज वेरी वेरी थिन एंड द हेड इज वेरी वेरी बिग, तो टैडपोल सेल दिखाई देते हैं। मतलब अगर आप देखो तो ये देखो सेल का जो सर है बहुत बड़ा है और एक पतली सी टेल उसमें से निकल रही है, यहाँ पे भी देखो सर ऐसे बड़ा है और उसमें से टेल निकल रही है, तो ऐसे सेल्स को टैडपोल सेल बोला जाता है जो कि कैंसर में देखे जाते हैं। तो ये सब थे हमारे सर्विक्स की इटियोलॉजी। सर्विक्स में कैंसर, इन्फेक्शन, पैप्समियर पढ़ लिया। सर्विक्स के आगे अब हम बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर जाओ एंडोमेट्रियम आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करा के ओके दिस फॉर एग्जाम्पल इज द यूट्रस एंड द सर्विक्स एंड ये ऊपर चला, तो सर्विक्स हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने आए हैं ये एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में क्या क्या होता है, अभी डिजीज मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, एंडोमेट्रियम में क्या चीजें होती है वो बता दो। एंडोमेट्रियम में होते हैं ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियम में होता है स्ट्रोमा, और जब ब्लीडिंग का फेज आता है मेंस्ट्रुएशन का तो इन दोनों में से ब्लड निकलता है। जहां जहां ब्लड निकलेगा मैम वहां वहां पिगमेंट होगा, हीमोसिड्रिन। तो ये 3 तो आम चीजें हैं जो हर फीमेल के एंडोमेट्रियम में है, ग्लैंड्स है, स्ट्रोमा है, ब्लीडिंग है। पर अगर ये सारी चीजें एंडोमेट्रियम से निकल के कहीं और चली जाए, ये तीनों चीजें आउटसाइड द यूट्रस चली जाए, उसे बोला जाएगा एंडोमेट्रियोसिस। तो तीनों चीजों का बाहर जाना जरूरी है। क्राइटेरिया में आपको तीनों चीजों को रखना है, ग्लैंड्स, देन स्ट्रोमा एंड देन हीमोसिड्रिन। तो इमेजिन, लेट्स अज्यूम सबसे कॉमन साइट जो होती है वो होती है ओवरी। तो ये सबसे ज्यादा ओवरी में गए, क्या क्या गया, ग्लैंड्स भी गया ओवरी में, स्ट्रोमा भी गया ओवरी में, और ब्लड वहां पे चला, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई। तो ब्लीडिंग क्या दिख रहा है यहाँ पे, ब्लड। यस, ओवरी के अंदर ये ब्लड दिखाई दे रहा है, पर ये ब्लड काफी समय से यहाँ पे जमा हुआ है, तो जो पुराना ओल्ड ब्लड होता है उसका रंग थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, इस वजह से इसे बोला गया है चॉकलेट सिस्ट। तो चॉकलेट सिस्ट क्या होता है ओवरी में, एंडोमेट्रियोसिस होती है। और इसी चीज को
अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो आप ये देख पाओगे कि इसके अंदर देखो ये जो बन रहे हैं ये सारे क्या है, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं। उसके बाद जो यहाँ पे डॉट 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 दिख रहा है ये सारा स्ट्रोमा है, और ये जो ब्राउन कलर का पिगमेंट ये होगा वो ब्लड की वजह से जो हीमोसिड्रिन बना, तो दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। बट इससे आपको गायनी में जाके जरूर, इसकी ना बहुत सारी हाइपोथेसिस है, सैमसन्स थ्योरी, मेटाप्लेजिया थ्योरी, वो गायनी में बहुत पूछी जाती हैं, प्लीज पढ़ लेना एक बार, यू विल डेफिनेटली गेट अ क्वेश्चन देयर। एंडोमेट्रियोसिस का जो डिफरेंस करना होता है वो अडीनोमायोसिस से करना होता है। अडीनोमायोसिस क्या है, फिर से यह यूट्रस और सर्विक्स बनाया, फिर से वही एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा, बट इस बार एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा ने क्या करा, वो यूट्रस के ना बिल्कुल बाहर नहीं गए, उन्होंने कहा चलो अंदर ही अंदर, थोड़ा सा अंदर कहीं चले जाते हैं, एंडोमेट्रियम से चल के थोड़ा मायोमेट्रियम तक चले जाते हैं। तो जब एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा एंडोमेट्रियम की बजाय मायोमेट्रियम में चले जाएंगे, उसे बोलेंगे अडीनोमायोसिस। याद करने का तरीका, एंडोमेट्रियोसिस से तो उन्होंने यूट्रस के बाहर ही एग्जिट ले लिया था, ओवरी में चले गए थे, कहीं और बाहर ही चले गए थे। अडीनोमायोसिस याद करने का तरीका है कि वो अंदर ही अंदर रहते हैं। अंदर ही अंदर मतलब ठीक है, यूट्रस के अंदर अंदर ही रहना है, एंडोमेट्रियम से निकल के मायोमेट्रियम में चले गए। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जो ल्यूमेन बन रहा है ये एंडोमेट्रियम है, तो यहाँ से निकल के इन्होंने कहा चलो मायोमेट्रियम में चले, तभी दिख रहा है कि मायोमेट्रियम में सडनली मसल में ब्लीडिंग क्यों हो रही है, क्योंकि जहां जहां एंडोमेट्रियम जाएगा वहां वहां मेंस्ट्रुएशन वाली ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो फोटो में समझने के लिए, एक तरफ ये रहा मसल, ये है मायोमेट्रियम, एक तरफ ये रहा मसल, ये है मायोमेट्रियम, और बीच में मुझे कौन बैठा हुआ दिख रहा है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम अगर मायोमेट्रियम में आ चुका है उसे बोलोगे अडीनोमायोसिस। एंडोमेट्रियम की सारी पैथोलॉजीज खत्म हो गई। अब एंडोमेट्रियम के बाद क्या आता है, मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम मतलब स्मूथ मसल। कौन सा ट्यूमर पढ़ोगे, बिनाइन स्मूथ मसल ट्यूमर को क्या बोला जाता है, लियोमायोमा। तो कौन से टाइप्स का लियोमायोमा, जैसे हम कॉमन पब्लिक को बोलोगे तो वो फाइब्रॉइड या रसौली के नाम से भी जानते हैं इसको। तो प्लीज रिमेंबर के लियोमायोमा 3 टाइप का होता है। सबसे पहले अगर ये एंडोमेट्रियम आप देखो सबसे अंदर की तरफ, तो ये म्यूकोजा मान सकते हो। म्यूकोजा के पास जो होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है सब म्यूकोजल। सबसे बाहर क्या मानोगे, सीरोजा। तो जो सीरोजा के पास है उसे क्या बोलोगे, उसे बोलोगे सब सीरोजल। एंड जो इन दोनों के बीच में है मसल के अंदर अंदर, उसे बोला जाएगा इंट्राम्यूरल। सो रिपीटिंग, जो म्यूकोजा के नीचे वो सब म्यूकोजल, जो मसल के अंदर वो इंट्राम्यूरल, जो सीरोजा के नीचे वो सब सीरोजल। इन तीनों में से ब्लीडिंग सभी के साथ होगी, पर सबसे ज्यादा चांसेस ब्लीडिंग के किसके साथ है, तो जो सबसे पास है कैविटी के उसी से ब्लड सबसे ज्यादा निकलने के चांस होंगे। तो सब म्यूकोजल वैरायटी के चांसेस ब्लीडिंग के साथ सबसे ज्यादा है। बट ये लियोमायोमा या फाइब्रॉइड या रसौली होता क्यों है, तो काफी रीजंस हैं, बट आजकल एक जेनेटिक रीजन पाया गया है, दैट इज MED12 जीन म्यूटेशन। सो रिमेंबर, MED12 जीन म्यूटेशन पैथोलॉजी और मेडिसिन और गायनी में 3 जगहों पे आता है, FFF। पहला F तो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज फाइब्रॉइड। फाइब्रॉइड के अलावा, मतलब जो यहाँ पे यूट्रस में, इसके अलावा ब्रेस्ट में 2 ट्यूमर्स आपको याद करने, एक है फाइब्रोएडिनोमा ब्रेस्ट और एक है फिलोड्स ट्यूमर ब्रेस्ट। सो रिमेंबर, फाइब्रॉइड, फाइब्रोएडिनोमा एंड फिलोड्स, इन तीनों में MED12 म्यूटेशन देखी गई है। वापस आए फाइब्रॉइड लियोमायोमा की तरफ, तो सेल्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, एक के ऊपर एक ऐसे गोल गोल बना रहे हैं। ये गोल गोल अपीयरेंस को बोला जाता है वर्लिंग ऑफ द सेल्स। और अगर जूम इन करके सेल्स को देखो तो सेल्स गोल तो नहीं दिखाई दे रहे, सेल्स मुझे ऐसे लंबे खिंचे हुए दिखाई दे रहे हैं, सिगरेट जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं सेल्स। फोटो में भी यहाँ पे देखोगे तो सेल्स ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है सिगार शेप न्यूक्लियाई। सो वर्लिंग एंड सिगार शेप न्यूक्लियाई देखा जाएगा फाइब्रॉइड में। तो ज्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको फाइब्रॉइड होता है, फीमेल्स को 10 साल 15 साल फाइब्रॉइड है, ज्यादा तंग नहीं कर रहा तो आपने भी उसको सर्जिकली नहीं निकाला। पर जब 10-15 साल कोई बिनाइन ट्यूमर बॉडी में रहेगा तो उसमें कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो फाइब्रॉइड में क्या क्या डिजेनरेशन हो सकती है, सबसे पहले अगर फाइब्रॉइड में पैथोलॉजी में बहुत पिंक पिंक मटेरियल दिखे तो उसे बोलते हैं हाइलीन डिजेनरेशन। अगर उसमें कैल्शियम दिखने लग जाए तो कैल्सिफिक डिजेनरेशन। बट जहां पे क्वेश्चन आता है दैट इज रेड डिजेनरेशन। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड जैसा लग ही नहीं रहा मैम, वो एकदम से रेड कलर का हो चुका है, बीफी रेड। ऐसा कब देखने को मिलता है, ज्यादातर प्रेग्नेंट केसेस में देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी में सडनली, तो फीमेल को शायद 10 साल से फाइब्रॉइड्स थे,
अब वो प्रेग्नेंट हुई एंड प्रेगनेंसी में दूसरे या तीसरे महीने सडनली वो आपके पास आई जब उसको बहुत ज्यादा पेन और फीवर हो रहा था। अब प्रेग्नेंट फीमेल जब मेरे पास एब्डोमिनल पेन और फीवर के साथ आती है तो मेरे दिमाग में हमेशा अबॉर्शन, मिसकैरेज, कोई सेप्सिस, ये सारे फीचर ज्यादा चलते हैं। पर एक्चुअली हुआ क्या था, उसके वो 10 साल पुराने फाइब्रॉइड में ये रेड डिजेनरेशन हो गई थी जिसकी वजह से पेन एंड फीवर उस पेशेंट को आने लग गया था। दैट इज हाउ यू नीड टू एनालाइज रेड डिजेनरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो अभी आप पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे बिनाइन ट्यूमर, लियोमायोमा। क्या इसका कोई मैलिग्नेंट वर्जन होता है? बिल्कुल, द मैलिग्नेंट वर्जन है, उसका नाम रखा गया है लियोमायोसार्कोमा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया लियोमायोसार्कोमा पहचानने का कौन सा होता है? वो होता है माइटोसिस। कितनी माइटोसिस? इक्वल टू मोर देन 10/10 हाई पावर फील्ड क्राइटेरिया PYQ के लिए नीट PG में पूछा गया। ओके, सो नाउ डिड आई टेल यू कि लियोमायोमा में कौन से न्यूक्लियस मिलेंगे? सिगार शेप। तो अब आप पूछोगे क्या वो कैंसर में भी वैसे ही न्यूक्लियस मिलेंगे? बिल्कुल। द रूल इज कि सिगार न्यूक्लियस का मतलब होता है स्मूथ मसल। अब चाहे वो नॉर्मल स्मूथ मसल हो तो भी सिगार शेप न्यूक्लियर दिखेगा, अगर स्मूथ मसल का बिनाइन ट्यूमर हो तो भी सिगार शेप न्यूक्लियस दिखेगा, अगर स्मूथ मसल का मैलिग्नेंट ट्यूमर हो तो भी सिगार न्यूक्लियस दिखेगा। तो नॉर्मल स्मूथ मसल, लियोमायोमा, लियोमायोसार्कोमा, सब में क्या दिखेंगे? सिगार शेप न्यूक्लियस। Over with the endometrium and the myometrium because the next organ that we start with are ovarian tumors. तो सबसे पहले ovarian tumors की classification देखते हैं। पहली वाली कैटेगरी जो है that is surface epithelial tumors। डिटेल में पढ़ने से पहले सबका ट्यूमर मार्कर सेम है, इन सब में CA-125 लेवल्स ब्लड में ज्यादा पाए जाते हैं। तो कौन से होते हैं सर्फेस एपिथेलियल ट्यूमर्स? 5 होते हैं। पहले 3 पे क्वेश्चन ज्यादा आता है और पहले 3 याद करने सबसे आसान होते हैं। सीरस में सब कुछ SSS चलेगा, म्यूसिनस में सब कुछ MMM और ब्रेनर में सब कुछ BBB। तो अब इन तीनों को हम देख लेते हैं कि क्या है ये S, M और B। तो रिमेंबर, सीरस ओवेरियन ट्यूमर में जब आप ओवरी को देखोगे तो ओवरी के अंदर कितनी सिस्ट दिखाई देंगी? सिंगल सिस्ट। तो देखो सीरस ओवेरियन ट्यूमर में ओवरी के अंदर पूरी ओवरी एक सिस्ट की तरह है, सिंगल सिस्ट दिखाई देती है। तो सिस्ट के अंदर हमेशा पानी होगा, तो इसके अंदर कौन सा पानी देखने को मिलेगा? पानी, लिटरली वाटर, सीरस फ्लूइड, S फॉर सिंगल, S फॉर सीरस। अब आप इसको पैथोलॉजी में देखना चाहते हो तो कौन सी एपिथेलियम दिखेगी? सीलिएटेड एपिथेलियम। तो अगर ये फोटो देखो तो यहाँ पे ऊपर आपको वो छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं जिसका नाम है सीलिएटेड एपिथेलियम। और चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सीरस ओवेरियन ट्यूमर्स में सामोमा बॉडीज दिखती हैं। तो रिमेंबर, सिंगल सिस्ट, सीरस फ्लूइड, सीलिएटेड एपिथेलियम, सामोमा बॉडी, सारे SSS बन गए सीरस ओवेरियन ट्यूमर्स। अब आते हैं म्यूसिनस। म्यूसिनस में अगर आप ध्यान से देखो, M फॉर म्यूसिनस, तो कितनी सिस्ट होंगी? मल्टीपल सिस्ट होंगी। तो देखो ये वाली ओवरी में कितनी सारी सिस्ट्स बन रही है, छोटी से बड़ी सब साइज की। तो मल्टीपल सिस्ट जब बनेगी तो आप म्यूसिनस ओवेरियन ट्यूमर सोचोगे। इसके अंदर से कौन सा फ्लूइड निकलेगा? जेली जैसा म्यूसिनस फ्लूइड ही निकलेगा। और एपिथेलियम भी कौन सी दिखाई देगी? म्यूसिनस एपिथेलियम दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो खाली खाली सेल्स दिखाई दे रहे हैं जो म्यूसिन से भरे हुए हैं, इन्हें बोला जाता है म्यूसिनस एपिथेलियम। S और M का निमोनिक हो गया। अब बचा B। ब्रेनर ट्यूमर में कौन सी एपिथेलियम दिखाई जाती है? ब्लैडर एपिथेलियम। ब्लैडर की कौन सी एपिथेलियम होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर की ट्रांजिशनल एपिथेलियम। साथ में B से क्या है? कॉफी बीन न्यूक्लियस। तो अगर आप ब्रेनर ट्यूमर की फोटो को जूम इन करोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 ऐसे न्यूक्लियस तो दिखने लग जाएंगे जिनके अंदर एक लाइन दिखेगी, कि आपको दिखेगा कि हाँ इसके अंदर वो कॉफी बीन वाला अपीयरेंस, ग्रूव बन रहा है। तो रिमेंबर कि जो हमारा B फॉर ब्रेनर होता है उसमें B फॉर कॉफी बीन दिखता है और साथ में B फॉर कौन सा एपिथेलियम? ब्लैडर एपिथेलियम दिखाई देता है। सो नाउ कमिंग बैक, ये 3 हमारे S, M और B वाली स्टोरीज हो गई। अब जो बाकी के 2 हैं उनका सिर्फ नाम याद करना है। एक है क्लियर सेल ट्यूमर जिसकी स्टोरी हम पहले पढ़ चुके हैं। इट इज एसोसिएटेड विद DES। याद है एक स्टोरी पढ़ी थी नियोप्लेजिया चैप्टर में जो थी DES डॉटर्स, के DES एक ड्रग होता था डाइथाइल स्टिलबेस्ट्रॉल जो प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता था ताकि उसकी प्रेगनेंसी अनइवेंटफुल हो, नॉर्मल हो जाए। और प्रेग्नेंट लेडी अगर आगे जाके गर्ल चाइल्ड को बर्थ देती थी तो उस गर्ल चाइल्ड में कौन से ट्यूमर्स देखे गए थे कुछ साल बाद? क्लियर सेल ट्यूमर्स। तो रिमेंबर ये DES ड्रग इस वजह से बैन भी हो गया बाद में। जो 5th वाला है दैट इज एंडोमेट्रियल ट्यूमर्स। जो क्यों होता है? रिस्क फैक्टर क्या है? एंडोमेट्रियल ट्यूमर या एंडोमेट्रियोइड ट्यूमर का रिस्क फैक्टर एंडोमेट्रियोसिस। सो दीज आर 5 व्हाट? दीज आर सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर। सबका ट्यूमर मार्कर सेम, दैट इज CA-125। द सेकंड कैटेगरी इज जर्म सेल ट्यूमर। जो जर्म सेल ट्यूमर्स यहाँ ओवरी में पढ़ोगे कॉपी पेस्ट वहां
टेस्टिकुलर ट्यूमर्स में भी चलेगा। जर्म सेल ट्यूमर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो आते हैं डिसजर्मिनोमा पे। प्लीज नोट, डिसजर्मिनोमा देखने में एक पटेटो की तरह दिखाई देता है, कट पटेटो अपीयरेंस होता है इसका। माइक्रोस्कोपिकली इसमें दिखेंगे फ्राइड एग सेल्स। सो अगेन फ्राइड एग सब जानते हैं कि एक न्यूक्लियस होगा और उसके आसपास एक व्हाइट कलर का एरिया होगा। तो बिल्कुल पहले न्यूक्लियस ढूंढो, सारे ब्लू ब्लू कलर के न्यूक्लियस मुझे दिखने लग गए हैं, बिल्कुल करेक्ट। क्या हर न्यूक्लियस के आसपास व्हाइट कलर का एरिया है? बिल्कुल। मुझे किसी के अंदर साइटोप्लाज्म दिख ही नहीं रहा, सबके आसपास मुझे व्हाइट 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 ही दिखाई दे रहा है, तो दिस इज फ्राइड एग अपीयरेंस। और साथ में इन्फ्लेमेशन कौन सी है? तो इस वाले जोन में देखो छोटे छोटे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स ऐसे फैले हुए हैं, इन सेल्स को बोलते हैं लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल। तो फ्राइड एग अपीयरेंस दिखेगा, लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल दिखेगा डिसजर्मिनोमा में। ट्यूमर मार्कर क्या होता है? एलडीएच इज इंक्रीज्ड, प्लैप इज इंक्रीज्ड। मतलब जो जो हमने पढ़ा, डिसजर्मिनोमा तो कौन से ऑर्गन में हो रहा है? ओवरी में हो रहा है। इसी को अगर आप टेस्टिस में कर दोगे तो टेस्टिस में क्या बोलोगे इसे? सेमिनोमा। तो अगर किसी ने पूछा कि सेमिनोमा का ट्यूमर मार्कर क्या होता है, तो उसका भी एलडीएच और प्लैप। अगला आता है योक सैक ट्यूमर। योक सैक ट्यूमर के नाम से मुझे समझ में आता है कि ये बच्चों में ज्यादा मिलेगा। योक सैक का दूसरा नाम एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर। इसका जो एक ट्यूमर मार्कर है वो सबको याद रहता है, एंड दैट ट्यूमर मार्कर इज अल्फा फीटोप्रोटीन। बट जो ट्यूमर मार्कर नहीं याद रहता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। सिर्फ अल्फा फीटोप्रोटीन नहीं बढ़ता, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन भी बढ़ सकता है। तो योक सैक ट्यूमर कैसे पहचानोगे? इसमें दिखती है शिलर ड्यूवल बॉडीज या ग्लोमेरुलोइड बॉडीज। तो नाम से अगर ग्लोमेरुलस है तो फिर दिखने में भी ग्लोमेरुलस की तरह होगा। ग्लोमेरुलस कैसा दिखाई देता है? ग्लोमेरुलस के अंदर होती है ब्लड वेसल्स और मैम आसपास होती है बोमेन्स कैप्सूल। बिल्कुल वही शिलर ड्यूवल बॉडी योक सैक ट्यूमर में देखो सेंटर में होगी ब्लड वेसल और फिर दो लेयर्स जो होंगी, जो बोमेन्स कैप्सूल बोलते हो, वो यहाँ पे ट्यूमर सेल्स बनाएंगे। ये वाली लेयर ट्यूमर सेल्स ने बनाई, ये वाली लेयर ट्यूमर सेल्स ने बनाई, दोनों के बीच में एक गैप आ गया, स्पेस। मतलब यही चीज अगर यहाँ पे देखो, ये क्या चीज है सेंटर में? ये हो गई ब्लड वेसल। फिर एक कॉलम किसने बनाया? ट्यूमर सेल्स ने बनाया। एक और बाहर वाला कॉलम किसने बनाया? ट्यूमर सेल्स ने बनाया। और दोनों के बीच में क्या है? देयर इज अ स्पेस। तो इसे बोला जाता है शिलर ड्यूवल बॉडी और ग्लोमेरुलोइड बॉडी। अगला आते हैं द नेक्स्ट ट्यूमर दैट यू हैव टू नो इज कोरियोकार्सिनोमा। ट्यूमर मार्कर सबको याद है, कोरियोकार्सिनोमा में बीटा एचसीजी बढ़ता है। नाउ लेट मी लुक एट कि ग्रॉस एंड माइक्रोस्कोपिकली कोरियोकार्सिनोमा कैसा दिखाई देता है। कोरियोकार्सिनोमा में बहुत ज्यादा, मतलब आप ओवरी देखोगे तो ओवरी दिख ही नहीं रही, पूरी रेड कलर की, बहुत सारा हेमरेज और नेक्रोसिस दिखाई दे रहा है। और जब इसी चीज को आप माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो आपको दो सेल एक साथ दिखाई देंगे, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। कैसे पहचानोगे? साइटोट्रोफोब्लास्ट वो सेल होता है जिसमें एक न्यूक्लियस मिलता है। सिंसिशियो शब्द का मतलब होता है ग्रुप बनाना। तो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट वो सेल होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई दिखाई देंगे। अब खुद ही इस फोटो में ढूंढ लो, क्या ऐसा एक सेल दिखाई दे रहा है जिसमें ऐसा लग रहा है कि 5-7 न्यूक्लियस एक साथ जुड़ गए हैं? क्या ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट लग रहा है? एक और न्यूक्लियस यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि 5-6 न्यूक्लियस जुड़ गए हैं, तो ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये जुड़ गए हैं, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है। वेरएस कुछ कुछ न्यूक्लियस हैं जो अपना अकेले अकेले खड़े हैं, जो ऐसे अकेले अकेले खड़े हैं वो कौन से हो जाएंगे? दैट इज साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो कोरियोकार्सिनोमा में ये दोनों दिखाई देते हैं, हेमरेज नेक्रोसिस भी दिखता है और साथ में साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट भी दिखते हैं। कमिंग टू द लास्ट वन दैट इज टेराटोमा। टेराटोमा पहचानने के लिए किसी को भी मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, सबको पता है कि उसमें हेयर, बोन, टीथ ये सब दिखाई देता है। पर एक और चीज दिखाई देती है, दैट इज रॉकेटांस्की प्रोट्यूबरेंस। तो रिमेंबर, हाँ जैसे यहाँ पे मुझे टेराटोमा तो किसी को भी पता है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट को भी पता है कि ये तो टेराटोमा है, बट देन ये पैथोलॉजी लैब भेजा क्यों फिर, जब सबको ऑलरेडी ओटी टेबल पे पता ही था कि टेराटोमा है, तो पैथोलॉजिस्ट से क्या हेल्प चाहिए आपको? तो कई बार कुछ टेराटोमास में ये चीज दिखाई देती है जिसका नाम है रॉकेटांस्की प्रोट्यूबरेंस। तो पैथोलॉजिस्ट का काम है इसे स्कैल्पल से कट करना। क्यों? क्योंकि कई बार इसके अंदर कैंसर पाया गया है, फोकाई ऑफ कैंसर। फोसाई ऑफ कैंसर कैन बी प्रेजेंट एट टाइम्स। तो पैथोलॉजिस्ट का काम है कि ये रॉकेटांस्की प्रोट्यूबरेंस को स्कैल्पल से कट करके देखो कि क्या इसके अंदर कोई कैंसर तो नहीं छुपा हुआ, जो कि मुझे ये बताता है कि कई बार हो सकता है छुपा हो, कई बार हो सकता है ना भी मिले। तो टेराटोमा हो सकता है कैंसर हो सकता है ना भी हो। इसका मतलब ये है कि टेराटोमा दो टाइप का है। अगर मेच्योर टेराटोमा बोला एग्जामिनर ने, सो दैट इज अ बिनाइन टेराटोमा, और अगर इमेच्योर टेराटोमा बोला, सो दैट इज गोइंग टू बी अ मैलिग्नेंट टेराटोमा। टर्मिनोलॉजी समझ आ गई? मेच्योर इमेच्योर मतलब बिनाइन और मैलिग्नेंट। बट आजकल एक और क्वेश्चन पूछा जाता है,
मोनोडर्मल टेराटोमा, मोनो से मुझे ये तो मतलब समझ आ रही है कोई एक चीज होगी। मोनोडर्मल टेराटोमा का एग्जाम्पल होता है स्ट्रूमा ओवरी। तो क्या है शब्द का मतलब, कुछ ज्यादा तो समझ नहीं आ रहा, ना स्ट्रूमा वर्ड से कुछ समझ आ रहा है, पर ओवरी वर्ड से मुझे एग्जाम में ये जरूर समझ आएगा कि अच्छा स्ट्रूमा ओवरी, ओवरी का ट्यूमर है। स्ट्रूमा क्या होता है और मोनोडर्मल क्यों बोल रही हूँ, वो एक कौन सी चीज है जो इसमें पाई जाती है, ओवरी के अंदर थायराइड मिल रहा है, थायराइड मिला ओवरी के अंदर। सबसे पहले इसका ये मतलब नहीं है कि गर्दन में से थायराइड निकल के ओवरी में चला गया, बिल्कुल भी नहीं। नेक में जो थायराइड है वो वहीं का वहीं वैसे का वैसा है, एक्स्ट्रा कुछ थायराइड है जो ओवरी में पाया गया। तो यहाँ पर अगर आप एक फीमेल पेशेंट देखो, ये रहा यूट्रस, ये रहा सर्विक्स और साइड पे ये रही ओवरीज। ओवरी में कुछ गोल्डन कलर का मटेरियल दिख रहा है। अब ऐसा सोचो, यहाँ पे टेराटोमा मत सोचो, और क्या क्या सोच सकते हो। ऐसा गोल्डन कलर का दिख रहा है, मुझे तो सबसे पहले लगता कि कहीं ये चॉकलेट सिस्ट तो नहीं, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं। दूसरा एक और चीज याद रखनी है, कहीं ये थायराइड का कोलॉइड तो नहीं। तो चलो माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। माइक्रोस्कोपिकली मुझे वो सारा पिंक पिंक मटेरियल कोलॉइड पता लगा, तो मतलब ये थायराइड ग्लैंड था और ये स्ट्रूमा ओवरी का केस है। बट द कैच एंड द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट ये जो थायराइड होता है ये सिर्फ शोपीस की तरह आपने सिर्फ सजावट के लिए यहाँ पे नहीं लगाया। ये जो थायराइड है दिस इज अ हाइपर फंक्शनल थायराइड, मतलब ये हर तरीके से वही काम करता है जो एक आम तौर पे थायराइड ग्लैंड करता है। क्या काम करता है कि T3 और T4 हार्मोन का प्रोडक्शन। तो ये थायराइड ग्लैंड T3 T4 हार्मोन यहाँ पे भी आके बनाना शुरू कर देता है। दैट इज व्हाट यू कॉल एज स्ट्रूमा ओवरी। सो द सेकंड कैटेगरी इज आल्सो डन। तो अब हम पढ़ सकते हैं जो थर्ड कैटेगरी है, दैट इज सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में बस कुछ कुछ नाम याद करने। सबसे पहले वाला है सर्टोली लेडिक ट्यूमर और प्योर लेडिक ट्यूमर। चाहे सर्टोली लेडिक का कॉम्बिनेशन हो या प्योर लेडिक हो, जहां जहां लेडिक वर्ड आएगा वहां माइक्रोस्कोपिकली एक ही चीज देखने को मिलेगी, दैट इज रेंकेस क्रिस्टलॉइड्स। जहां जहां लेडिक वर्ड आया रेंकेस क्रिस्टलॉइड्स, चाहे वो नॉर्मल लेडिक सेल हो चाहे वो ट्यूमर हो लेडिक सेल्स का, बट ये रेंकेस क्रिस्टलॉइड्स हर तरीके के लेडिक सेल में देखने को मिलेंगे। सेकंड के बाद अब थर्ड एंड फोर्थ है फाइब्रोमा थिकोमा। ये भी सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स हैं। इनमें से जो फाइब्रोमा है ये दो सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएटेड होता है, मीग्स और गॉर्लिन। तो क्या होता है मीग्स सिंड्रोम? सबसे पहले मीग्स सिंड्रोम अगर आपसे गायनी में ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। मीग्स सिंड्रोम में नीचे से ऊपर आना, नीचे मतलब पेल्विस में क्या मिलेगा पेशेंट में, तो जो पढ़ रहे हैं मैम फाइब्रोमा पढ़ रहे हो तो वही मिलता है पेशेंट में, ठीक है। उसके थोड़ा सा ऊपर आओगे एब्डोमेन में, तो एब्डोमेन में क्या मिलेगा पेशेंट में, एसाइटिस। और एब्डोमेन से थोड़ा सा ऊपर आओगे चेस्ट में, तो पेशेंट में मिलेगा राइट साइडेड हाइड्रोथोरैक्स। तो ये होती हैं तीन चीजें रिपीटिंग। पेल्विस में मिलेगा फाइब्रोमा, थोड़ा ऊपर आओगे तो एसाइटिस, थोड़ा ऊपर आओगे तो राइट साइडेड हाइड्रोथोरैक्स, मिला के इसको बोला मीग्स सिंड्रोम। फाइब्रोमा गॉर्लिन सिंड्रोम में भी पाया जाता है। तो सबसे पहले मुझे एग्जाम में याद ही कैसे आएगा कि गॉर्लिन सिंड्रोम में गायनी का कुछ दिक्कत हो रही थी। तो ये देखो गॉर्लिन के नाम में भगवान ने लिख के बनाया, गायनी का कौन सा ट्यूमर होगा, ओवेरियन ट्यूमर होगा। गॉर्लिन में गायनी का ओवेरियन ट्यूमर होगा। ये सुनते ही मुझे याद आएगा, अच्छा हाँ वो बायलैटरल फाइब्रोमास, दोनों ओवरीज में फाइब्रोमास होते हैं, साथ में सब कुछ बीबी भी चलेगा। फाइब्रोमास भी दोनों ओवरीज में होते हैं, साथ में शक्ल पे फेस पे एक ट्यूमर होता है दैट इज बेसल सेल कार्सिनोमा, साथ में ब्रेन में एक ब्लास्टोमा होता है मेड्यूलोब्लास्टोमा, डेस्मोप्लास्टिक मेड्यूलोब्लास्टोमा। सो रिमेंबर बायलैटरल फाइब्रोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, डेस्मोप्लास्टिक मेड्यूलोब्लास्टोमा, ये सब गॉर्लिन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। सो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स में ये भी हो गया। द लास्ट ट्यूमर इज ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो आप याद करो तो उससे आपको पूरा ट्यूमर एक साथ याद हो जाता है। ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर के नाम को अगर आप पढ़ो तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रैनी की तरह लग रहा है। ग्रैनी मतलब ऑब्वियसली ग्रैनी का तो मीनोपॉज हो ही चुका होगा, तो ग्रैनी मतलब एक पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल होगी जिसमें आमतौर पर ईस्ट्रोजन नहीं पाया जाता। बट ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, तो इस पोस्ट मीनोपॉजल फीमेल में अचानक से ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ जाएंगे। कहानी के तौर पे याद करो तो जो ये ग्रैनी है वो हार्मोनल हो चुकी है। हार्मोनल होने के चक्कर में उसने क्या करा, उसने उठा के एक फोन मिला दिया अपने एक्स को, मतलब शी हैज कॉल्ड हर एक्स एंड शी हैज आस्क्ड हिम दैट विल यू कम एंड ड्रिंक अ कप ऑफ कॉफी विद मी। तो ये उसने अपने हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से कर दिया। कॉलिंग द एक्स का मतलब इसमें दिखता है कॉल एक्सनर बॉडीज, एंड कॉफी पीने के लिए बुलाया तो मतलब इसमें दिखता है कॉफी बीन न्यूक्लियस। तो इन दोनों फोटोज को अगर आप देखो तो कॉल एक्सनर बॉडी कैसे होगी, सारे न्यूक्लियस ऐसे राउंड है और बीच में कुछ पिंक मटेरियल है, मतलब सारी जो
अपियरेंसेस हैं वो राउंड है, बीच में पिंक मटेरियल, राउंड अरेंजमेंट पिंक मटेरियल, राउंड अरेंजमेंट पिंक मटेरियल, कॉल एग्स इन द बॉडी। और ध्यान से देखोगे तो कॉल करके क्या बोला, कॉफी पीने के लिए बुलाया, तो कॉफी बीन न्यूक्लियस। इस फोटो में ध्यान से देखो तो बहुत सारे कॉफी बीन न्यूक्लियस धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे। ऐसे बहुत से सेल्स हैं जिनके अंदर एक लाइन दिख रही है, तो पूरे अगर आप फील्ड में जाओ तो बहुत से न्यूक्लियस ऐसे लाइन वाले दिखाई देते हैं। तो ये तो ग्रैनी ने काम कर दिया, बट ग्रैनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पैथोलॉजी के साथ थोड़े थोड़े लाइफ लेसन ये सिखाने को है कि कभी भी अपने एक्स को कॉल नहीं मिलाना, कम व्हाट में, डोंट कॉल योर एक्स। तो मतलब एक्स को कॉल करना होता है इनहिबिटेड, नहीं करना है ऐसा कभी। तो ग्रैनी ने जो काम करा वो इनहिबिटेड वाला काम करा। ट्यूमर मार्कर क्या है इसका, इनहिबिन ट्यूमर मार्कर होता है। और ग्रैनी की एज अब हम मान लेते हैं कि बहुत ओल्ड है, तो कौन सा सीडी मार्कर पॉजिटिव होता है, तो हम याद करते हैं 99 ईयर ओल्ड ग्रैनी, तो सीडी 99 पॉजिटिव। पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल, हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म, कॉल एग्स इन द बॉडी, कॉफी बीन अपीयरेंस, सीडी 99 पॉजिटिव, इनहिबिन पॉजिटिव। दैट इज द स्टोरी ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल ट्यूमर। सो सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स खत्म करने के बाद द लास्ट थिंग दैट वी आर लेफ्ट विद इज मेटास्टेसिस, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो बहुत सारे चैप्टर्स में। जब भी कोई ट्यूमर ओवरी की तरफ आता है, मेटास्टैटिक होता है, तो उसे क्या बोला जाता है, क्रुकेनबर्ग ट्यूमर। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ओवरी में आ गया, स्टमक कैंसर अगर ओवरी में आ गया, कोलन कैंसर अगर ओवरी में आ गया, तो इन सबको बोला जाएगा क्रुकेनबर्ग ट्यूमर। बट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रुकेनबर्ग ट्यूमर इनमें से स्टमक कैंसर माना जाता है। तो क्रुकेनबर्ग ट्यूमर में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में मिलते हैं सिग्नेट रिंग सेल्स, जो कि पहले भी आपने बहुत जगह पढ़ा है कि सिग्नेट रिंग रिंग की तरह दिखेगा, जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरी पे आ जाएगा। ये सबसे अच्छा सिग्नेट रिंग है जो आप देख सकते हो। न्यूक्लियस देखो कहाँ, कोने में आ चुका है। हर सिग्नेट रिंग का न्यूक्लियस देखो कोने में आ चुका है, तो इसे बोला जाता है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस, जो क्रुकेनबर्ग में देखने को मिलती है। सारे ओवेरियन ट्यूमर्स खत्म करने के बाद बिफोर आई एंड दिस, बस एक फोटो है जो OBGY में मिसलेनियस फोटो पूछी जाती है, एंड दैट इज द फोटो ऑफ हाइडेटिडिफॉर्म मोल। हाइडेटिडिफॉर्म मोल इज व्हाट, इट इज अ जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। सिंपल शब्दों में मतलब है जेस्टेशन, बनाने के लिए बनाना चाहते थे फीटस, बट गलती से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से आधा फीटस बना आधा मोल बन गया, तो मतलब अबॉर्शन हो जाएगी। उसका मतलब होता है हाइडेटिडिफॉर्म मोल। हाइडेटिडी मतलब कुछ कुछ पानी से रिलेटेड। तो अगर आप इसका ग्रॉस देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पानी वाले कुछ बलून्स हैं, पानी की तरह जो पानी के भरे हुए बलून्स हैं, दैट इज ग्रेप लाइक वेसाइकल्स आर सीन, जिनमें एक्चुअली जब इनको फोड़ते हो तो इसमें से पानी निकलता है, ग्रेप लाइक वेसाइकल्स होते हैं। इन्हीं चीज को जब आप माइक्रोस्कोपिकली देखते हो तो ये जो विलाय है, क्योंकि आप बनाना तो प्लेसेंटा और बच्चा चाहते थे ना, जेस्टेशन बनाना चाहते थे, तो आपको विलाय दिखेंगे, प्लेसेंटा जैसे विलाय, बट वो विलाय बिल्कुल ऐसे, ये भी वाटर बलून की तरह फूले हुए हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत सारा पानी है, तो नॉर्मल विलाय नहीं बनते, हाइड्रोपिक विलाय बनते हैं। तो वेसाइकल में भी पानी, विलाय में भी पानी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइडेटिडिफॉर्म मोल। दो टाइप का होता है, पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल। कंप्लीट मोल का मतलब ये पूरे तरीके से सिर्फ ये मोल है, क्या इसमें कोई बच्चा बन पाया, कोई फीटल पार्ट बन पाया, बिल्कुल भी नहीं, देयर इज नो फीटल पार्ट सीन। पार्शियल मोल का मतलब है कि ये आधा मोल बना आधा बच्चा बना, नॉट एग्जैक्टली आधा, बट कुछ पार्ट मोल है कुछ पार्ट बच्चा है, तो कुछ फीटल पार्ट्स इसमें पार्शियल में, कुछ फीटल पार्ट्स मिलेंगे। INI-CET के लिए आजकल एक क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, P57 is positive in which mole, partial mole or complete mole? So remember P for P57, P for positive and P for partial mole. P57 is positive in partial mole. This was just one miscellaneous image, and with that we finish off female genital tract. इन्हीं ट्यूमर्स को कॉपी पेस्ट करके आप अभी अगले 15 मिनट में टेस्टिकुलर ट्यूमर भी साथ में खत्म कर सकते हैं।